तो कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं या ऐसी कुछ पोस्चर्स हैं जिससे क्या हो हमारी मसल्स रिलीफ हो जाए। जैसे कि नेक के लिए अगर हम पर्टिकुलर बात करें, ट्रेपीजियस मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर हम अगर रोम्बॉइडस मसल की स्ट्रेचिंग करें, उससे भी हमें रिलैक्सेशन मिलती है। बैड पोस्चर के कारण लॉन्ग टर्म में हमें क्या नुकसान होते हैं और किन बीमारियों या किन प्रॉब्लम्स की ओर हमें ले जाता है। हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, आजकल आते हैं, मैंने देखता हूँ स्कूल में पढ़ने वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको जो फ़ोन यूज़ की वजह से उनका नेक पेन है, या नई जिनकी जॉब लगी है अभी 12-12 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है। शुरुआत में क्यों आपको पेन होता है? तो फ्रोजन शोल्डर्स के जो केसेस हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो इनका रीजन क्या है और कैसे क्या और कर सकते हैं? ये भी हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है। जैसे कि अगर मैं एक ही पोजीशन में रखता हूँ हाथ, या मुझे कोई चोट लग गई, तो वो भी ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बोलता है कि मेरे से हाथ उठ रहा है, कम उठ रहा है। तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन, या कोई इंजरी हो गई, ये 2-3 रीज़न जो है इट लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर। सो वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ थिंकर्स क्रिएट। और आज हमारे साथ है डॉक्टर कमल जायसवाल, जो कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी हैं, जिन्हें 14 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और साथ ही साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वर्क किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन्स हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, और जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ रखा है, और पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियां जो अभी बढ़ते जा रही हैं, इसमें आपकी फिजियोथेरेपी से कैसे हेल्प हो सकती है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हो जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी हेल्थ को और आपकी लाइफ को और बेटर बनाने में। सबसे पहले कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बने और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें। Hello. First of all, thank you. Thanks a lot for inviting me here. Uh, my name is Dr. Kamal Jaiswal. I'm a physiotherapist. I have done master in physiotherapy. I have passed out of 2011 and 13. I have done my master in 11 and 13. And after that, I worked in different hospitals in Delhi NCR, like Scott hospitals, and different kind of corporate organization like Portia Healthcare, Dower Healthcare, Health School. And I have started my clinic in Dehradun in last November 2023. So this is my journey of academics and experience which I have in Delhi NCR. So right now I'm here for some valuable inputs which is required by the community, so that they can avoid injury, and if they have some injury they can get some kind of remedy for this, so that they can do by their own. तो सबसे पहले आजकल जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि जब से कोरोना हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी बढ़ चुका है। और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बढ़ने के कारण नेक पेन, लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी इससे सफ़र कर रहे हैं, और आपके उनके लिए क्या सजेशंस हैं? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोविड के बाद से सब लोग वर्क फ्रॉम होम में आ चुके हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, चाहे वो किसी MNCs में हो। तो कंपनी को समझ में आ गया है कि कोविड की वजह से कि वो घर पे भी काम हो सकता है, तो दे आर ऑफरिंग देयर एम्प्लॉयज़ टू डू देयर वर्क एट होम। तो वर्क फ्रॉम होम में काम करने से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इशू बॉदर करता है वो है नेक पेन एंड बैक पेन, लोअर बैक पेन। तो नेक पेन एंड लोअर बैक पेन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एक जो हमारा पोस्चर है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड से ज़्यादा उस पोजीशन में नहीं रखना है। अब ये एक्सटेंडेड पीरियड क्या हुआ? एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हमें अपना एक पोस्चर एक पोजीशन में नहीं रखना है। 30 मिनट्स बाद हमें उस पोस्चर को चेंज करना है, या उस पोजीशन को चेंज करना है जिसमें हम बैठे हुए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो एक ये है कि 30 मिनट्स में हमें अपना पोस्चर चेंज करना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि हमें करेक्ट पोजीशनिंग में बैठना है।
अब एक करेक्ट पोजीशनिंग क्या होती है? अब एक करेक्ट पोजीशनिंग ये होती है कि हमें एक तो हमारा जो बैक है वो हमारा जो चेयर है उसके साथ टच में रहना चाहिए। इससे कहते हैं कि हमें स्लाउच नहीं करना है, जैसे स्लाउच ऐसे बोलते हैं, स्लाउच, ये स्लाउच हमें नहीं करना है। ओके। ये स्लाउच अगर हम करेंगे तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें नेक को ऐसे करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो मैं स्लाउच पोजीशन में बैठा हूँ, अगर आप मेरे पोजीशन को ध्यान से देखेंगे तो मेरी नेक पीछे आ रही है और मेरे शोल्डर आगे आ रहे हैं। तो इस पोजीशन में काम करने से क्या होता है कि ये जो हमारा चेस्ट मसल है ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, चेस्ट मसल जिसको पेक्टोरल बोलते हैं ये टाइट हो जाएगा हमारा, और ये जो हमारा नेक का मसल्स है जिसको ट्रेपीजियस बोलते हैं ये टाइट हो जाएगा। ये मसल्स टाइट हो जाएंगे और जो हमारा अपर बैक मसल्स है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम जो चीज़ अप्रॉक्सीमेशन में रहेगी वो टाइट हो जाएगी और जो चीज़ खींचेगी वो वीक हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारा पेक्टोरल जो है वो टाइट हो जाएगा, ट्रेपीजियस हमारा टाइट हो जाएगा, अपर बैक मसल्स हमारी वीक हो जाएंगी और आगे की नेक मसल्स भी हमारी वीक हो जाएंगी। तो बेस्ट है कि हमें स्लाउचिंग नहीं करनी। अगर हमने एक बार स्लाउचिंग करके हम हट गए सीधे तो हमारा पोस्चर एकदम इरेक्ट हो जाएगा, हमारे शोल्डर भी पीछे चले जाएंगे, नेक भी एकदम मिड में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो एक तो करेक्ट पोजीशनिंग, दूसरा एवरी 30 मिनट्स में हमें अपनी पोजीशन को चेंज करना है, तीसरा हमें नेक की कुछ एक्सरसाइज अगर हम कर लें और लोअर बैक की कुछ एक्सरसाइज कर लें तो दिस विल गिव न्यूट्रिशन टू आवर जॉइंट्स मसल्स एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। मतलब कि नेक मसल्स विल गेट न्यूट्रिशन, जो कि एक पोजीशन में रहने से उनको नहीं मिल पा रहा है, जॉइंट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम वो एक्सरसाइज कर लें तो मसल में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट भी वॉश आउट हो जाएगा, सर्कुलेशन भी इनहांस हो जाएगा। तो जो हमारी जो इस इन एरियाज़ में जो है मोबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक बात और भी है इम्पॉर्टेंट कि अगर हम ये पेन में जैसे काम तो करना ही है बिकॉज इट्स आर ब्रेड एंड बटर, अगर हम ये पोजीशनिंग मेंटेन करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम तो हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो इरिवर्सिबल हों। अच्छा, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर हमने जैसे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम 15-15 घंटे की हमारी सिटिंग है, हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है रात को 11 बजे और अगले दिन 12 बजे तक चलती है और कॉन्टिन्यूस वी आर इन वन पोजिशनिंग। तो इस तरह की जो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में हम रहते हैं तो उससे जो है हमारा जो पूरा बॉडी मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट बात है इसमें, 30 मिनट्स में पोजीशनिंग चेंज करनी है, करेक्ट सिटिंग पोस्चर रहना चाहिए और फ्यू एक्सरसाइज फॉर द नेक एंड लोअर बैक। तो कमल जी, जैसे आपने बताया कि हमें हर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना चाहिए, मैं आपसे एक चीज़ सजेशन लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ब्रेक लेते हैं, हम 12-12 घंटे, आई थिंक 8 से 12 घंटे हमारा भी लैपटॉप वगैरह पे वर्क रहता है और उसके बीच में जैसे आपने बताया तो अब मैं ये चीज़ फॉलो करूँगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं या ऐसी कुछ पोस्चर्स हैं या ऐसी कुछ एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं उस ब्रेक में जिससे क्या हो हमारी मसल्स रिलीफ हो जाए, तो कुछ आप वो सजेस्ट करोगे कोई? हाँ बिल्कुल, कुछ एक्सरसाइजेज हैं नेक के लिए एंड लोअर बैक के लिए जो हमारे नेक पे और बैक पे को अनलोड कर देती हैं। अनलोड मतलब कि जो अननेसेसरी मसल टेंशन आ रहा है उससे वो ईज आउट कर देती है हमारी नेक को, लोअर बैक। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि नेक के लिए अगर हम पर्टिकुलर बात करें, ट्रेपीजियस मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हम। ट्रेपीजियस अपर फाइबर स्पेसिफिकली और किया जाए क्योंकि ट्रेपीजियस में 3 फाइबर होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो अगर हम स्पेसिफिकली अपर फाइबर्स और ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग करें, सस्टेन स्ट्रेच करें तो हमारी नेक मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर हम अगर रोम्बॉइडस मसल की स्ट्रेचिंग करें उससे भी हमें रिलैक्सेशन मिलती है। पेक्टोरल मसल की हम स्ट्रेचिंग करें उससे भी हमें रिलैक्सेशन मिलता है। और लॉन्गर वे में अगर हम डीप मसल्स ऑफ नेक की हम स्ट्रेंथनिंग करें तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग का, विच विल हेल्प आवर नेक टू वर्क इन अ एप्रोप्रिएट वे। ओके। स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग का कॉम्बिनेशन जो है मसल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे ही हम बात करें लोअर बैक की, तो लोअर बैक में भी जैसे मेन मसल हमारी जो होती है जैसे क्वाड्रेटस लंबोरम हो गई, हैमस्ट्रिंग मसल हो गई, तो क्वाड्रेटस लंबोरम की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और जो हमारा एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन, उसकी हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये बैलेंस जो है हमारी लोअर बैक को एक एप्रोप्रिएट पोजीशन में रखेगा। ठीक है।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि बैड पोस्चर की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मुझे लगता है इंडियंस ही नहीं कहूँगा, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं बैड पोस्चर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बैड पोस्चर के कारण लॉन्ग टर्म में हमें क्या नुकसान होते हैं और ये किन बीमारियों या किन प्रॉब्लम्स की ओर हमें ले जाता है, और हम समय रहते ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं कि हम उन प्रॉब्लम से बच जाए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि टीनेजर्स आजकल आते हैं जो कि 16 इयर्स से, मैंने देखता हूँ स्कूल में पढ़ने वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको जो फ़ोन यूज़ की वजह से उनका नेक पेन है, या फिर जो नई नई जिनकी जॉब लगी है अभी अभी, एंड जस्ट टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, वो 12-12 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत में क्यों आपको पेन होता है, पेन मतलब कि पेन इज़ अ सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। पेन ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में कुछ है, उसको आप रोक सकते हो तो रोक लो। पेन प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को कि फर्दर डैमेज ना हो, बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ सेट पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। पेन बता रहा है कि बॉडी में कुछ मैं पेन कर रहा हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसको संभाल लो आप अपने हिसाब से। अब पेन हो गया हमें, तो फिर हमें वो एक अलार्मिंग साइन है हमारे लिए, हमें अब कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो अगर हम उस पेन को इग्नोर करते रहे, जैसे हमने मेडिसिन खा ली या फिर हम थोड़ा रेस्ट कर लिया, हम चला रहे हैं अपनी गाड़ी, मतलब कि अगर वो पेन परसिस्ट करता है लॉन्गर वे में, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल आपने सुना होगा डिस्क बल्ज। यस। हाँ, डिस्क बल्ज। तो डिस्क बल्ज उसमें यंग एज में हो जाता है, 20-21 साल में, 22 साल में, 23 साल में। अब डिस्क बल्ज होता क्या है? डिस्क बल्ज क्या होता है कि जैसे हमारी, अगर हम स्पाइन की बात करें जो कि नेक से लेके नीचे बटक्स तक जाती है, तो वो एक आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रखा है, ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक, तो इस तरह की स्पाइन होती है हमारी ना, तो उसको वर्टिब्रास बोलते हैं। तो हर एक वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, जैसे हमारी कार में, गाड़ी में कुछ शॉकर्स होते हैं, तो वैसे ही हमारी वर्टिब्रास के बीच में कुशन होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। अब डिस्क में 2 पार्ट होते हैं अंदर, न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसस। तो एक तरह का एक गद्दा होता है। तो क्या होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वीक मसल्स ऑफ द नेक एंड बैड पोस्चर, वो डिस्क थोड़ी सी बैकवर्डली या थोड़ी सी साइड में पुश हो जाती है। अब उस डिस्क के चारों पीछे की तरफ थोड़ा सा नर्व्स होती है, जैसे ही वो पीछे पुश हुई या साइड में पुश हुई तो नर्व को कंप्रेस कर देती है। तो नर्व को कंप्रेस कर देती है तो इसको बोलते हैं हम, अगर नेक में हो रहा है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, और अगर बैक में हो रहा है तो लंबार रेडिकुलोपैथी। ठीक है, तो इसको डिस्क बल्ज बोलते हैं। अब इसके ग्रेड्स होते हैं, उस हिसाब से इसका मैनेजमेंट होता है। तो एक मोटी मोटी बात हुई कि लॉन्ग मतलब इनकरेक्ट पोस्चर लीड्स टू डिस्क बल्ज, एक ये बात हो गई। और इसमें इसके अगर ये थोड़ा और प्रोग्रेस करता है तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आम भाषा में सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, और फिर और एडवांस स्टेज पे ये फिर सर्वाइकल माइलोपैथी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर और एडवांस स्टेज में ये जो है स्पाइनल कैनाल को नैरो कर देता है। ठीक है, जिसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, चाहे वो नेक में हो फिर या लोअर बैक में हो, वो फिर विग्रस हो जाता है। फिर उसके मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सीवेरिटी उसका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा अब ये सब चीज़ आ रही हैं, तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो एक अलार्मिंग साइन है। उस वक्त हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू आवर बॉडी। तो वहाँ हमें एकदम अवेयर हो जाना चाहिए कि अब हमें कुछ करना है इसके लिए। तो वहाँ पे आप जैसे कि मैंने भी पहले बताया, घर पे आप ये करो कि 30 मिनट्स में आप अपनी पोजीशन चेंज करो। ठीक है, 30 मिनट में पोजीशन चेंज करने के साथ साथ आप फिर अपना पोस्चर करेक्ट करो। इससे आपका पेन थोड़ा कम होगा, लेकिन फर्दर प्रोग्रेशन रुक जाएगा। पहले तो हमें प्रोग्रेशन को रोकना है और पेन को मैनेज करना है अपने आप। ये 2 चीज़ें आप करिए। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि अभी हम बताएंगे कि क्या कैसे कैसे करनी है वो। और एक पोजीशनिंग होती है, जैसे कि अगर आपका काम ख़त्म हो गया है, 20 मिनट्स उस पोजीशन में लेट सकते हैं तो आपकी नेक मसल रिलैक्स हो सकती हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्या पोजीशनिंग है।
तो ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ आप करेंगे, अगर आपको पेन नहीं है तो नहीं होगा आगे, और आपको पेन है तो वो रिड्यूस हो जाएगा इंटेंसिटी में, ओके, और फर्दर प्रोग्रेशन उसका रुक जाएगा ही, अगर आप ये ठीक तरह से करते हैं तो। ठीक। अब एक बहुत आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बॉडी बिल्डिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एक क्रेज़ बना दिया, एक ट्रेंड बना दिया है मार्केट में कि बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है और वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में बहुत सारी मसल्स में इतना मूवमेंट नहीं होता है जिसके कारण वो इंजरी फेस करते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। पहली, तो ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमें जिम में इंजरी ना हो और हम अपनी बॉडी को बेटर और जल्दी बेटर वे में हम उसे अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो हमें फर्दर इन फ्यूचर कोई एक मेजर डैमेज ना पहुंचाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये 2 मेरे क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल का यूथ जो है, जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, मतलब कि चाहे वो गांव में रहते हैं चाहे वो शहर में रहते हैं, तो वो एक ही बात मुझे बोलते हैं कि जो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत अवेयर है। मैंने कहा कैसे अवेयर है? कि हम सब लोग जिम जाते हैं। तो ये मुझे किसी पेशेंट नहीं बोला था, तो उसकी एज 16 ईयर्स की है, वो 11th क्लास में है। तो मतलब जिम एक मतलब कि सबकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो हमें अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जिम क्यों करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 99% पॉपुलेशन जिम इसलिए करना चाहती है टू लुक गुड, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन, जस्ट टू लुक गुड। तो लुक गुड की डेफिनेशन अब क्या होती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो लुक गुड की डेफिनेशन मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो आपका BMI ठीक रहे। BMI मतलब जो आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट। एक मोटी मोटी बात ये हुई, आपका BMI, इसका एक फार्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो एक आपका BMI ठीक रहे, मतलब 24 से नीचे नीचे, 23 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, उससे नीचे नीचे रहना चाहिए। उसका एक फार्मूला होता है, वो हम दे देंगे आपको। तो उससे नीचे रहना चाहिए, मतलब वेट हमारा हमारी हाइट के अकॉर्डिंग रहे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये रही कि जो हमारी मसल्स हैं वो उसमें सफिशेंट फ्लेक्सिबिलिटी हो और सफिशेंट स्ट्रेंथ हो। तो मोटा मोटा मैं समझता हूँ कि जिम में जाने का जो गोल होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक तो मेरा BMI ठीक रहे, मेरी मसल में फ्लेक्सिबिलिटी रहे और स्ट्रेंथ रहे, और मेरा स्टेमिना जो है, जिसको एंडोरेंस भी बोलते हैं, वो स्टेमिना मेरा अच्छा रहे। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा इसको हेल्थ से अब कनेक्ट करते हैं। तो हेल्थ हम जैसे अगर ऐसा अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ की जो डेफिनेशन है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ पे बोलते हैं WHO के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो फिजिकल हेल्थ है फिजिकल हेल्थ को हम ऐसे ले सकते हैं कि एक तो आपका डाइट एंड आपका एक्सरसाइज। अब डाइट में फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर आपका गोल सिर्फ फिट रहना है तो, और आप कोई किसी मेजर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का आपकी हॉबी या आपका गोल नहीं है, तो आपको डाइट होम बेस्ड डाइट रखनी चाहिए। घर पे जो खाना बनता है वो लेना चाहिए, जैसे कि आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, आपका फैट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए। ये सब एक सर्टेन प्रपोर्शन में आपको लेना चाहिए, मतलब होम बेस्ड फूड इज़ गुड। अब कुछ लोग इसमें प्रोटीन लेते हैं, पाउडर बेस्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या कैसा है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन, यू शुड टेक प्लांट बेस्ड प्रोटीन और होम बेस्ड प्रोटीन। अब इसमें वेज और नॉन वेज आ जाता है, मैं इस टॉपिक को टच नहीं करना चाहता, लेकिन बस एक मेरी कोई इसमें अपना ओपिनियन नहीं है कि विच इज़ बेटर फॉर प्रोटीन, बट अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट रिसर्च कहती हैं कि वेज बेस्ड प्रोटीन जो है गुड फॉर द बॉडी, फॉर ह्यूमंस, ऐसा मतलब लिटरेचर कहती है। मैं इसमें वेज और नॉन वेज को किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च कहती हैं कि वेज जो है, वेज बेस्ड प्रोटीन गुड फॉर द ह्यूमंस। तो ये एक बात है। तो फिज़िकल हेल्थ में आ गया हमारा आपका डाइट और एक्सरसाइज। डाइट पे हमने बात कर लिया कि घर का खाना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इन एवरीथिंग, इट इंक्लूड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल। घर का खाना हमारा डाइट हो गया। अब इसमें डाइट में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे वो नमकीन हो, बिस्किट्स हो, पैक्ड फूड जिसे कहते हैं, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सॉल्ट एक्सेसिव होता है जस्ट टू मेक इट टेस्टी। प्रिजर्वेटिव फ्री हमें फूड हमें लेना चाहिए। वो प्रिजर्वेटिव फ्री तो आपको घर पे ही मिलेगा,
क्योंकि जो भी आप मार्केट में ख़रीद रहे हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए हैं, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो आपकी कोई ऑयल्स है, क्योंकि उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं। और प्रिजर्वेटिव्स के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, मतलब कि अगर इसमें लॉन्गर रन में बोला जाए तो ये फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस और मेल्स में इनफर्टिलिटी को भी प्रोग्रेशन में इसका वहाँ भी इम्पैक्ट है अगर लॉन्गर रन में देखा है, पर इतना ज़्यादा ये लोगों को पता नहीं है। तो अगर कोई कहे कि मैं क्या क्या करके अपनी डाइट को अच्छा कर सकता हूँ, तो बेस्ट ये है होम बेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फ्री फूड, पैक्ड फूड नहीं लेना है, शुगर कम से कम लेनी है, या शुगर अगर नहीं ले सकते तो और भी अच्छा है, सॉल्ट कम से कम लेना है। और ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल जो है हम अब जो रिसर्च लेटेस्ट आई है वो ये कहती है कि आप देसी घी यूज़ करिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करिए रादर देन और डिफरेंट टाइप के ऑयल्स। और ऑयल्स को भी हमें चेंज करते रहना चाहिए कि कभी हमने एक महीना ये कंटिन्यू किया, एक महीना हमने वो कंटिन्यू किया। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी डाइट एक अप्रोप्रिएट रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डाइट का पार्ट कवर हो गया। इसमें हमने आपका घर का खाना कवर कर लिया, हमने पाउडर प्रोटीन पता कर लिया जो भी हम लेते हैं, और हमारा न्यूट्रिशन हो गया, डाइट हो गया, और हमने बाहर के खाने का भी कवर कर लिया, प्रोसेस भी कवर कर लिया, वेज नॉन वेज भी हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कार्डियो की बात करें स्टेप्स की, तो हम 10,000 स्टेप्स अगर इन अ डे चलें तो इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। दिस विल गिव अस यू कैन से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो ये दिस विल गिव अस कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, ठीक है। और इसमें हम और अगर एक्सरसाइज की बात करें, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो ठीक है जा सकते हैं, अगर आप जिम नहीं भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप घर पे रह के भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। फिटनेस जिसे कहते हैं WHO की जो डेफिनेशन है। अब हम कैसे अपने आप को फिट कर सकते हैं, उसके लिए ये है कि वार्म अप सबसे पहले, कि आप जैसे अपना रूटीन बनाया कि मैंने थोड़ा वॉक कर लिया, चाहे आपकी जो कॉम्पिटेंस है उससे स्टार्ट करिए, 3,000 स्टेप्स 4,000 स्टेप्स से स्टार्ट करिए एंड ग्रेजुअली उसको जो है प्रोग्रेस करिए। अब ये ग्रेजुअल का क्या मतलब है? ग्रेजुअल का मतलब ये है कि आप वीकली उसको 5% या 10% बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा आप उसमें एडप्ट कर जाएंगे। इट विल नॉट इम्पैक्ट योर डेली रूटीन। अब इसका मतलब ये है, तो स्टेप्स हो गए आपके, तो ये आपको एक वार्म अप दे देगा। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, स्ट्रेचिंग मेन मसल्स की, जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग हो गया, काफ हो गया, पेक्टोरल हो गया, ट्रेपेजियस हो गया, जॉइंट की थोड़ी मोबिलिटी करिए, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, लोअर बैक, नी, एंकल, पेल्विस, ये थोड़ा आप वार्म अप हो गए। अब इस वार्म अप के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको मोबिलिटी देगा, इंजरी से प्रिवेंट करेगा। उसके बाद आप अपना मेन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जैसे मेन एक्सरसाइज से क्या मतलब है, अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं, अगर आप घर पे हैं, जैसे घर पे हैं तो आप जैसे उसमें कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, ठीक है। क्रंचेस, लोअर एब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। इसमें जो है जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं। और जब ये सब ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आपको स्ट्रेचिंग करनी है, ओके क्योंकि ये उसको बोलते हैं कूल डाउन। वो बॉडी को कूल डाउन जब आप करेंगे तो वो इंजरी को प्रिवेंट करेगा। अच्छा, काफ़ी लोग इसे स्किप करते हैं। वार्म अप, एक्सरसाइज, देन आपका कूल डाउन पीरियड। तो ये जब आप इस कॉम्बिनेशन में करेंगे इन अ एप्रोप्रिएट वे, प्लीज़ माइंड, ये मतलब कि एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। अगर आपको नहीं आती है आप सीखिए किसी से, जो आपको लगे इसका बेस्ट रिसोर्स पर्सन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कहाँ जाना है, जो आपको लगे कि आपको सही से सिखा सकता है वहाँ से सीखिए। फिर वार्म अप, देन एक्सरसाइज, देन कूल डाउन में भी आपको ये सब स्ट्रेचिंग वगैरह करना है। तो ये आपको एक होलिस्टिक वे में आपको हेल्थ देगा। ओके तो हमने फिज़िकल का कवर कर लिया पूरा। अब हम मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर, इससे पहले जस्ट आपसे चाहूँगा, फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो जाती है जिम में, है ना, तो बेड रेस्ट काफ़ी हो जाता है कई लोगों का। जैसे मैंने देखा है कि कई लोग डेड लिफ्ट करते हैं, और डेड लिफ्ट में मेजरली क्या होता है, आपके बैक जो होती है, बैक मसल, ये ब्रेक हो जाती है। कई लोग ईगो लिफ्टिंग कर देते हैं। ईगो लिफ्टिंग में ऐसा होता है आप अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं,
और मैक्सिमम इंजरी डेडलिफ्ट में होती है आपकी। तो अगर इंजरी हो जाए, आपने बताया कि इंजरी कैसे नहीं हो सकती, तो आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए और एक बेस्ट सॉल्यूशन बताया कि ये चीज़ें अगर आप करें तो आपकी इंजरी से आप बच सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल इंजरी हो जाए, इंजरी होने के बाद फॉर एग्जांपल एक मेरा ही फ्रेंड था, तो उसने सेम ईगो लिफ्टिंग अपने फ्रेंड्स के साथ जाके उसने की और उसके बैक की मसल्स जो थी ब्रेक हो गई, तो उसका बेड रेस्ट हो गया 3 मंथ्स का। तो उसके कारण उसकी अभी भी बैक में पेन रहता है, ये चीज़ है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे वो हमें अफेक्ट ना करे, क्या हम वहाँ पे अपने नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आप इन जनरल मुझसे पूछो कि क्या कर सकते हैं, तो इसका एक वो होता है, राइस बोलते हैं इसको, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, राइस बोलते हैं इसको। ये फार्मूला आप यूज़ करके थोड़ा सा आप उसको हील कर सकते हो। मतलब कि जैसे ही आपको चोट लगी तो फर्स्ट 24 आवर्स में आप आइस लगा सकते हो, आइस लगा सकते हो 20 मिनट से गैप में, एक दिन में 3-4 बार। रेस्ट, आइस हो गया, रेस्ट करना है उसमें, आइस, उस एरिया को आप कंप्रेस कर सकते हो किसी चीज़ से। एलिवेशन, उस एरिया को थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं जिससे कि जो भी वेस्ट वगैरह है, जो भी सर्कुलेशन है वो इनहांस रहे। तो इसका राइस यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ठीक है, एक तो मोटिव, ये जर्नल एडवाइस है, लेकिन अगर हो सकता है कोई इंडिविजुअल मेरे पास आए तो मैं कुछ और बोलूँ इसको, लेकिन इन जनरल ये एडवाइस होती है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। और इसमें अब इंजरी हो गई, अब जैसे कई लोग आते हैं बड़े जिम फ्रीक होते हैं, तो मेरे पास आते हैं कुछ लोग ऐसे, तो वो ये कहते हैं कि मैं कब अपना रूटीन स्टार्ट कर सकता हूँ, अब मुझे ये हो गया है, अब मैं कब अपना रूटीन स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जिम जाके एक थोड़ा सा एडिक्शन सा हो जाता है, तो वो उससे डिसकंटिन्यू करने में ना उनको बड़ा वो लगता है कि वी आर आउट ऑफ द ट्रैक। तो उनको जल्दी से जल्दी अपना रूटीन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि वी आर डूइंग जिम जस्ट टू रिमेन हेल्दी एंड जस्ट टू गेट हेल्दी। अगर हम हेल्दी हैं तो हमें हेल्दी रहना है, नहीं है तो हमें हेल्दी बनना है। तो अगर हम ये सोच के चलें और फिर इंजरी के मैनेजमेंट या इंजरी के क्योर के बारे में सोचें तो अच्छा रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि आप पहले तो कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू करो जिम। ओके। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई वेट उठाया, शोल्डर में इंजरी हो गई, शोल्डर में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंजरी होती है वो रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी होती है। हाँ, तो पहले उसके लिए आप उसको रेस्ट दीजिए और उसमें आइस लगाइए उसको, फिर कुछ 2-3 दिन बाद फिर उसमें हॉट फर्मेंटेशन करिए। इनिशियली 2-3 डेज आइस एंड आफ्टर दैट हॉट फर्मेंटेशन। उससे देखिए कि आपका पेन रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर जिम में धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। और ये इस चेन में कहीं भी आपको पेन हो रहा है देन यू शुड विजिट फिजियोथेरेपिस्ट। आप उसके पास एक बार विज़िट करिए, वो आपको प्रॉपर उसका मैनेजमेंट बताएगा। तो इतना आपको इस स्टेज पे आके आपको वो डिसकंटिन्यू कर देगा अपने सेशन कि आप जिम फिर से बिना किसी पेन के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा कवर हो गया। तो ये हम हेल्थ से बात करें तो फिज़िकल हमारी कंप्लीट हो गई है। मेंटल हेल्थ पे भी हम थोड़ा हम बात कर ले रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि डिप्रेशन लोगों में आ रहा है। हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे नहीं जाएंगे, हम उस चीज़ पे जाएंगे कि हाँ डिप्रेशन ना हो, अगर हो गया है तो उसको थोड़ा बहुत हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। तो उसमें ये है कि वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक जो है हमारा मूड स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो सर हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में इंडिया में सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और जिसका सबसे मेन कारण है डिप्रेशन। और जिसका सबसे डिप्रेशन इस कारण से लोनलीनेस एंड कई सारे और रीजंस हैं, स्ट्रेस हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे हमें अफेक्ट करती है और कैसे हम इसे बेटर कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्रेशन अब किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेडी हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो। सो एंड सो मैनी रीजंस इसके लिए हो सकते हैं। लेकिन पहले तो हमें थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस इस तरह से करना पड़ेगा कि वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ कंप्लीट लाइफ। थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा, भले ही हमारी सैलरी इनकम कुछ भी हो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक दिन हमें चले जाना है इस दुनिया से, फिर सब यहीं रह जाएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
नो डाउट आपको गोल बनाने चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे अपनी फैमिली को स्टेबलाइज करना है, सो एंड सो जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हो। लेकिन आपको एंड में यही सोचना पड़ेगा कि वट एवर आई एम डूइंग, वट एवर आई एम मेकिंग थ्रू माई वर्क, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ कंप्लीट लाइफ। पहली बात तो ये आपको डायलॉग अपने साथ रखना पड़ेगा। अब उसके बाद ये है कि कुछ भी हो जाए आपको अपना रूटीन थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। उसमें रूटीन से क्या मतलब है कि आप सुबह उठें, थोड़ा फ्रेश हों, पानी पीजिए, आप थोड़ा सा वॉक करिए जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। कोशिश करें कि अगर आपका स्टेमिना है तो 10,000 स्टेप्स चलिए, स्टेमिना नहीं है तो जो भी आपका स्टेमिना है 4,000 स्टेप, 5,000 स्टेप, उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए, 10,000 स्टेप तक लेके जाइए। क्योंकि वॉक इज़ अ वेरी गुड थिंग विच हेल्प इन स्टेबलाइज आवर मूड। अपने हमारे मूड को स्टेबलाइज करती है, गुड हार्मोन्स रिलीज़ करती है। ठीक है, अगर आप वॉक करते हैं और रेगुलर वॉक करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो। अच्छा, हाँ, बहुत कम चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो सिर्फ वॉक करने से? सिर्फ वॉक करने से। क्योंकि अगर जो बंदा वॉक में इन्वॉल्व है, रेगुलर वॉक करता है या कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो उसके अगर वो रूटीन में करता है, यानी कि डिसकंटिन्यू करके रूटीन में करता है, तो हमारा मूड स्टेबलाइज रहेगा, गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो हमारा जो है डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी कम है। मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि डिप्रेशन को अगर हम समझे तो क्यों हो रहा है डिप्रेशन, हमारा जो अगर कोई चीज़ ट्रिगर भी हो रही है वो हमारे आउटर वर्ल्ड से ही ट्रिगर हो रही है। चाहे वो हमारी डोमेस्टिक लाइफ हो, चाहे हमारी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल डोमेस्टिक एक ही हो गया, चाहे हमारी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ हो। मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्ट्रेस दे रही है और उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारा स्ट्रेस हो गया। अब वो स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा वॉक का तड़का लगा दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम विन विन सिचुएशन में होंगे। इट विल नॉट गिव अस रिमार्केबल इम्पैक्ट, आर स्ट्रेस विल नॉट गिव अस रिमार्केबल इम्पैक्ट। तो डिप्रेशन को हम थोड़ा इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये जैसे कि अभी हमारा हेल्थ की हमारी बात चल रही थी, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हेल्थ। और सोशल हेल्थ की हमें अपने जो हमारा जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो उससे हमें मिलना चाहिए। चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा कोई रिलेटिव हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, वाइफ हो, हमारा स्पाउस हो, हमें बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक ओपनली। तो वो हमारा एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। तो मतलब WHO ने जो डेफिनेशन बनाई है कुछ सोच के ही बनाई है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो एक ये हॉलिस्टिक वे में हमें इस तरह से सोचना चाहिए। तो इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया, चाहे हमारा डाइट हो, चाहे हमारा एक्सरसाइज हो, हमारी मेंटल हेल्थ हो, हमारी सोशल हेल्थ हो। तो मतलब और इन 4 चीज़ों में हमें जो है अपना रूटीन बनाना चाहिए। और एंड में एक बात मैं और कहूँगा इस बारे में, आप ये सब चीज़ कर लेंगे फिर भी आपको लगेगा कि कुछ रह गया। ओके। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि मतलब कि हम जो हमारे पास हैं उसको हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो नहीं है उसके लिए हमें रिग्रेट करते हैं, यार वो रह गया। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको दिमाग में आपके ये भी होना चाहिए कि जो नहीं हुआ उसको लेट गो कर दो, कि चला गया तो चला गया, नहीं मिला। एक वो मतलब कि सब कुछ करने के बाद आपको ग्रेटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि हाँ आई डिड माई बेस्ट, अब इससे बेटर कुछ होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अभी के लिए मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया। तो उस चीज़ को आपके माइंड में आपको लाना पड़ेगा। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, चाहे 200/100 कर लेंगे चीज़ को, फिर भी आपको रह जाएगा कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, ये चीज़ वैसे हो सकती थी। तो वो जो गिल्ट है ना, वो नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। एंड में आपको समझना चाहिए आई डिड माई बेस्ट, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और वो आपको ग्रेटिफिकेशन आ जाना चाहिए लेट गो का, और उससे आप अच्छी नींद आएगी आपको। सर, तो काफ़ी मतलब आपने एक बहुत एक जिसे कहते हैं ना POV दे दिया, पॉइंट ऑफ व्यू या एक प्रोस्पेक्टिव, कैसे ऐसे आप लाइफ को देख सकते हैं, जो कि बहुत बेटर है। और इस चीज़ की मुझे लगता है कमी है अभी हमारे सोसाइटी में, इस तरीके से वे ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं। तो काफ़ी बेटर आपने दिया। एक बहुत एक मेजर क्वेश्चन है जो मैं खुद भी पर्सनली मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वुमेन हेल्थ। तो हमने देखा है जो हमारी मदर वगैरह होती हैं उनके एज की होती हैं, वुमेन्स में मैंने देखा है जॉइंट पेन काफ़ी रहता है। अब खुद की अगर मैं अपने घर में भी देखूँ तो हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को जॉइंट पेन का रहता है प्रॉब्लम।
ये चीज़ है। तो ऐसा क्यों है आफ्टर 40s या आफ्टर 30s उन्हें जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो उन्हें काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। तो इसके रीजंस क्या होते हैं और अपनी 20s में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम वो चीज़ फेस ना करें। तो ये मेनली जो क्वेश्चन है वो वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए है कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं अपने 20s में कि उन्हें अपनी 40s, आफ्टर 40s लाइफ और आफ्टर 30 है तो उन्हें इस तरीके के पेन से ना गुजरना पड़े। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि मैन और वुमेन, तो मैं समझता हूँ कि जो वुमेन्स की बॉडी जो नेचर ने डिज़ाइन की है वो थोड़ा इस तरह से है कि उसमें 40s के बाद पोस्ट मिनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस रहता है थोड़ा सा, मतलब कि 40s के बाद एस्ट्रोजन निकलने लगता है बॉडी से, तो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ थोड़ा सा वो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वुमेन्स को वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, वुमेन्स को वर्कआउट करना चाहिए। अभी हमने जिम की भी बात करी थी तो वुमेन्स कम रहती हैं अभी तक हाँ, जितने लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है फीमेल्स में, तो 40s के बाद उसकी पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि बोन से कैल्शियम निकलने लगता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो उसमें फिर जो है पोस्ट मिनोपॉजल फेज़ में जो है, इसको करेक्ट कर लेना, पोस्ट मिनोपॉजल फेज़ में जो है वो फिर बॉडी से कैल्शियम निकलने लगता है। तो फिर क्या होता है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का स्पेशली जो है हो जाता है। अब इसमें भी ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4। 1 2 को तो हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, 3 4 में हमें फिर ऑपरेटिव सेशंस में जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब आपने पूछा 20s में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैंने जैसे अभी पहले बोला था, BMI। जो आपका BMI है उसको आपको सही रखना है, मतलब कि जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद अपना आपको कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग जैसे आपका नेक रीजन की होगी, आपकी शोल्डर रीजन की हो गई, चेस्ट रीजन की होगी, बैक की हो गई, थाई हो गया, इसकी स्ट्रेचिंग करते रहेंगे, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग, थोड़ा वॉक। तो और डाइट बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे शुगर कम से कम लेना चाहिए, सॉल्ट कम से कम लेना चाहिए, प्रोसेस फूड कम से कम लेना चाहिए। जितना आपका कैलोरी कंजप्शन है उस हिसाब से ही आपको डाइट लेनी चाहिए। तो ये एक जो है मतलब कि एक बैलेंस करते हुए आप चलें तो मुझे लगता है कि आप अपने 40s को बेटर कर सकते हैं, पोस्ट 40s को बेटर कर सकते हैं वुमेंस। वर्कआउट का क्या रोल है वुमेन्स में? मतलब ऐसे आपने बोला जैसे एज कम्पेयर टू मेल वुमेन्स को ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए और वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, तो अभी काफ़ी इसमें जा रहा है कि वुमेन्स को ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, तो इसके क्या फ़ायदे होते नहीं, हैं? वेट लिफ्टिंग नहीं बोला अच्छा, मेरा कहने का मतलब उन्हें वर्कआउट करना चाहिए। ओके। और वर्कआउट वो घर पे भी हो सकता है, वो वर्कआउट जिम में भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको वर्कआउट करना चाहिए, चाहे वो घर पे करें चाहे जिम में जाके करें, इन अप्रोप्रिएट वे। तो उनको उनको मतलब कि ज़्यादा नेचर हिट करती है तो उनको ज़्यादा फोकस होकर उसको करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जो है बहुत हिट करता है उनको ना, बोन से कैल्शियम निकलता है तो फिर अर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी है। तो उनको वर्कआउट करेंगे तो वो सही रहेगा। इसमें मसल की स्ट्रेंथनिंग बेसिकली, चाहे वो अगर हम बात करें तो क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग, स्क्वाट्स, काफ, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, इसकी एक स्ट्रेंथनिंग करके इसको अगर हम टोन कर सकें तो ये हमें पोस्ट 40s में एक एज तो देता ही है। तो अभी हमने बात करी थी सोशल मीडिया पे हमारी बात हो चुकी है ना? आपने बता भी दिया किस तरीके से स्पोर्ट्स इंजरी एक बहुत मेजर रोल है। तो होता क्या है, कई लोग स्टार्टिंग जब अपने स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करते हैं या कोई उसमें मिड में भी है तो बहुत सारी इंजरी होना एक आम बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स में काफ़ी सारी इंजरीज होती हैं। लेकिन कई लोग होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न नहीं कराते, तो उन्हें उससे मेजर प्रॉब्लम आती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उस पर आपकी क्या? स्पोर्ट्स इंजरी अगर जो सेटल्ड एथलीट्स हैं उनके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोच हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, और चाहे उनका फिजियोथेरेपिस्ट हो, उनके पास एक टीम होती है। लेकिन जिन्होंने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, जो स्पोर्ट्स में ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं वही बोलता हूँ उनको कि फर्स्ट तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्पोर्ट्स में जो इंजरीज़ होती हैं वो ओवर यूज़ इंजरीज़ होती हैं। मतलब जितना आपका कॉम्पिटेंस है उससे ज़्यादा आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ओवर यूज़ इंजरी हो जाती है। बिना वार्म अप के आप कर रहे हैं तो वो इंजरी हो जाती है। तो आपको मेरे हिसाब से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, ठीक है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए,
उसके बाद आपको कूल डाउन पीरियड में कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद आपको अपना गेम करना चाहिए। तो उस गेम ख़त्म होने के बाद भी आपको जो है स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो ये आपको जो है एक बैलेंस देगा, और जिससे कि आपकी जो इंजरीज़ हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यस सर, क्योंकि काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जिन्हें मुझे लगता है आइडिया नहीं होता उस चीज़ का, वो इंजरी को बहुत लाइटली ले लेते हैं और बाद में उन्हें उसका जो रियलिटी है वो पता चलती है कि उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है उसका। अब एक बहुत मेजर और काफ़ी मतलब जब से कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन हुआ उसके बाद बहुत रैपिडली हार्ट अटैक केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। और मैं देख रहा हूँ कि जिम फ्रिक्स जो हैं, जिम जो जाते हैं, तो एक वो लोगों के दिमाग में भी बन चुका है कि जिम जाने से हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। और नॉर्मली भी हार्ट अटैक्स के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं इंडिया में, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जैसे बता रही हैं। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, और क्या ऐसी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं कि हम इसे अवॉइड कर सकें? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल बेस है। ओके। जैसा आपका लाइफस्टाइल वैसा उसका इम्पैक्ट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या करूं कि मेरे को हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी ना हो, या अगर है तो उसको मैं कैसे रिवर्स करूं, अगर वो रिवर्स हो सकती है तो उसका सबसे पहले ये है कि पहले जो नॉर्मल टेस्ट हैं वो कराने चाहिए। जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस दे देगा अपना। और बाकी और जितने पैरामीटर हैं, चाहे आपका ब्लड प्रोफाइल है उसको कराना चाहिए, विटामिन डी, B12, इससे आपको अगर इन चीज़ों में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो इसका इम्पैक्ट मेरे इस पे क्या आ रहा है, चाहे आपका रीनल फंक्शन टेस्ट हो, चाहे आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हो, चाहे आपका ब्लड प्रोफाइल हो, विटामिन डी, B12, इससे आपको अगर ये ठीक चल रहा है तो मतलब आप कुछ ठीक कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। अगर इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं मतलब आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आया है ना, तो वो ब्लड मार्कर से आपका पता चल जाएगा। एक बात तो ये हो गई। और जैसे अगर आपने कराया लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, चाहे आपने फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराई, तो और आपकी ये कितने टाइम से है आपको, ठीक है, और कितने टाइम से है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको नया पता चला है कि अभी अभी पता चला गया, तो इसको रिवर्स काफ़ी हद तक किया जा सकता है। चाहे आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है, चाहे आपका PPP ज़्यादा है, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, PP कैसा है, तो उससे आपको एक अगर नया है तो उसको कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है। तो उसमें क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले तो आप अगर लिपिड प्रोफाइल आपका है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अपने वेट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेके आइए, ठीक है, BMI जैसे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग लेके आइए। अपना शुगर का कंजप्शन कम करिए, सॉल्ट का कंजप्शन कम करिए, जिसमें आप सर्वाइव कर सकें। अगर शुगर नहीं भी लेते हैं डायरेक्ट तो चलेगा, अगर आप उसको जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। सर एक मेरा क्वेश्चन था, शुगर पे बहुत लोग बात कर रहे हैं अभी कि शुगर अवॉइड करनी चाहिए, सेलिब्रिटीज़ वगैरह शुगर बिल्कुल अवॉइड करते हैं, तो रीज़न क्या है कि शुगर में अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि शुगर की हमें इस तरह से डायरेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने फूड से ही मिल जाता है। चाहे हम अगर क्या कहते हैं फ्रूट्स खा रहे हैं तो उससे मिल जाएगा हमें, अगर हम अपना खाना खा रहे हैं रोटी चावल उससे भी हमें, मतलब कि शुगर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे शुक्रोज़, लैक्टोज़, फ्रुक्टोज़, तो वो हमें अलग अलग चीज़ों से मिल जाएगा। तो हमें डायरेक्ट शुगर लेने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। इसके नुकसान क्या होते हैं? अगर वैसे बात की जाए तो जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा अगर आप एक्सेसिव लेते हैं, तो फास्टिंग भी बढ़ जाएगा, PP भी बढ़ जाएगा। जब ब्लड शुगर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, हार्ट पे भी उसका इम्पैक्ट है, ब्रेन पे भी उसका इम्पैक्ट है। और जैसे कि एक चीज़ होती है फ्रोज़न शोल्डर, तो जिसका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है काफ़ी लंबे टाइम तो उसको फ्रोज़न शोल्डर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फ्रोजन शोल्डर सर थोड़ा बताएंगे हमें? मतलब फ्रोज़न शोल्डर मतलब कि जैसे कि समझ रहे हैं शोल्डर, तो शोल्डर के जॉइंट में चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, तो वो कैप्सूल अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है। अच्छा। हाँ, तो चिपक जाता है, तो जिसका ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा रहता है उसको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसको फ्रोज़न शोल्डर हो जाएगा। वैसे जिसका ब्लड शुगर नहीं भी रहता उसको भी पॉसिबिलिटी है, पर जिसको शुगर ज़्यादा रहता है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
हाँ, तो ये इसका इम्पैक्ट रहता है। तो शुगर को हमें डायरेक्ट, अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट से समझे, डायरेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें हमारे मिल्क से मिलता है, हमारे खाने से मिलता है, हमें फ्रूट से मिलता है। दैट इज़ इनफ फॉर अस। अगर हम नहीं कर पा रहे कंट्रोल, तो एटलीस्ट को रिड्यूस तो करिए। अब एक जो एक टॉपिक था जिस पे मैं बात करना चाहता था, पैरालिसिस के ऊपर। पैरालिसिस के ऊपर रिकवरी, और काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तो उसमें आपकी क्या सजेशन रहते हैं कि रिकवरी कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को भी अटैक आ रहे हैं और पैरालिसिस अटैक आते हैं, और उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें वो कर सकते हैं? दो मेरे क्वेश्चन है। पहले, कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं? और दूसरा, अगर आ चुका है तो फास्ट रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं? अब ये एक ऐसी बात है कि हम पहले इस पे बात कर लेते हैं कि क्या करें कि पैरालिसिस ना हो। तो पैरालिसिस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसको मतलब कि हम बात करें, स्ट्रोक की बात कर लेते हैं हम पहले, क्योंकि पैरालिसिस और एक चीज़ से भी होता है, उसको हम टच नहीं करेंगे अभी। अभी हम समझेंगे स्ट्रोक बोलते हैं जिसको। तो स्ट्रोक हमारा ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, उसको वो दो तरह का होता है, इश्केमिक एंड हेमरेजिक। इश्केमिक में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, या जिसे कहें कि वो इम्पेयर्ड हो जाता है, या वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इश्केमिक हो गया। हेमरेजिक हो गया कि हमारी आर्टरी से ब्लड थोड़ा निकल जाता है। तो दो तरह के स्ट्रोक हमारे को होते हैं, इश्केमिक एंड हेमरेजिक। अब ये होते क्यों हैं? अगर हम इसको ऐसे समझे तो ये हमारा एक तरह का लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है, अगर यंग एज में हो रहा है तो। ओल्ड एज में भी हमारा ये लाइफस्टाइल से है, लेकिन ओल्ड एज में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं। जैसे ओल्ड एज में एक हमारी आर्टरी होती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, वो थोड़ा उसकी जो है अपने आप ही वो बस्ट कर जाती है, अपने आप ही उसमें से हेमरेज हो जाता है ओल्ड एज में। लेकिन ये मेजॉरिटी उसमें जो है हमारा जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे कि अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो मतलब कि उसका हो सकता है कि लिपिड प्रोफाइल ठीक ना हो, मतलब कि ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल में ना हो, उसको नहीं पता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जैसे 220 तक भी चला जाता है कई लोगों का, ब्लड प्रेशर उनको नहीं पता रहता है, तो वो इट लीड्स टू स्ट्रोक। तो मतलब आपको अपने बॉडी के मार्कर्स उनको सही रखना है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ठीक है। मतलब कि ये चार इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी और भी जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, विटामिन डी, B12, बाकी इन सबको अगर आप नॉर्मल रखें तो पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगर आपकी बॉडी के वाइटल्स को रखते हैं तो। अब ये बात करते हैं कि अब ये हो गया, अब हो गया तो इसमें यही बात है कि पहले आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अगर वो क्लॉट जम गया है तो अगर वो मेडिसिन से या इंजेक्शन से डिज़ोल्व हो सकता है तो आपका न्यूरोलॉजिस्ट उसमें इंजेक्शन देगा। अगर वो नहीं हो सकता तो उसको क्या कहते हैं सर्जरी करके निकालेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे उसको क्या कहते हैं मेडिसिन से करें डिज़ोल्व, चाहे उसको सर्जरी करके निकालें, तो उसके बाद फिर फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मेडिकली स्टेबल होने के बाद, अब उसमें क्या है कि अब उसका इम्पैक्ट सब में अलग अलग होता है स्ट्रोक का, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस रीजन में हुआ है। देखिए ब्रेन के किस रीजन में हुआ है, ठीक है, मतलब कितना, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है उसमें, ठीक है, और उसमें कितनी जल्दी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है, उससे डिसाइड होता है कि कितनी डेफिसिट, कितना पेशेंट में प्रॉब्लम है। मतलब कि आपका एक कितनी जल्दी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है, ठीक है, कितना इम्पैक्ट हुआ है, कौन सी आर्टरी रप्चर हुई है, कितनी रप्चर हुई है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, उस पर डिपेंड करती है रिकवरी। अच्छा, अब हो गया है तो उसके बाद फिर आपको उस हिसाब से फिज़ियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। चाहे इसमें कुछ सेशंस चलते हैं, 30 सेशंस भी चलते हैं, 60 सेशंस भी चलते हैं, कुछ पेशेंट 6 मंथ तक थेरेपी लेते हैं। तो रिकवरी उस पर डिपेंड करती है। सर एक मेजर सा क्वेश्चन, ये फ्रोजन शोल्डर जैसे आपने बात करी, ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बढ़ रही है। तो अभी मैं कुछ एक रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था, तो फ्रोजन शोल्डर्स के जो केसेस हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो इनका रीज़न क्या है और कैसे क्या और कर सकते हैं? अब फ्रोज़न शोल्डर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है। जैसे कि अगर मैं एक ही पोजीशन में रखता हूँ हाथ, या मुझे कोई चोट लग लगने के बाद फिर मैंने रेस्ट में रखा अपने हाथ को, चाहे मेरे को एल्बो में लगी या कहीं लगी, मैंने रेस्ट में रखा अपने हाथ को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम,
तो वो भी ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बोलता है कि मेरे से हाथ उठ रहा है, कम उठ रहा है, या फिर और उसमें मैंने जैसे कि पहले बताया ब्लड शुगर अगर हाई है और इमोबिलिटी है पेशेंट में, इमोबिलिटी मतलब वो शोल्डर की कंप्लीट रेंज में लेके ही नहीं जाता है उसको, तो पॉसिबिलिटी है तो उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एक तो लाइफस्टाइल, आप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन जॉइंट का नहीं लेके आ पा रहे हो, और उसमें आपका ब्लड शुगर हाई है, तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन, या कोई इंजरी हो गई, ये 2-3 रीज़न जो है इट लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर। और इसमें आप पेन के लिए फिर मेडिसिन ले सकते हो, पर मेडिसिन से भी रेंज नहीं आ पाएगी, फिर इसमें आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशंस लेने पड़ेंगे, तो ये आपका कंप्लीट रेंज आ जाती है उसमें। कोई ऐसी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं जिससे हम अवॉइड कर सकते एक्चुअली वो एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में आपको सेशंस ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कैप्सूल अडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है, तो वो एक्सरसाइज में से मतलब कि सेल्फ एक्सरसाइज से बहुत कम उसमें अटेंशन उसका रिलीज़ हो पाता है। लेकिन इसमें आपको सेशंस लेने पड़ेंगे कुछ टाइम, जब आपकी 70-80% रिकवरी आ जाए या 50% तक रिकवरी आ जाए, तो फिर उसमें जो है आप सेल्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती हैं फ्रोजन शोल्डर की ना, जैसे फ्रीजिंग, फ्रोज़न एंड थॉइंग, तो 3 स्टेजेस होती हैं। तो किस स्टेज में पेशेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी जो है रिकवरी या ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है उस पर, किस स्टेज में पेशेंट आ रहा है। सर काफ़ी अच्छी बातचीत रही। बस एक लास्ट क्वेश्चन से फिर हम इसे एंड करेंगे यहाँ पे। तो फिजियोथेरेपी और जो हमारी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा है, तो इसे काफ़ी रिलेट किया जाता है। जो हमारी एंशिएंट मेडिकल हिस्ट्री थी, तो उसे काफ़ी रिलेट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो एक दूसरे से रिलेट किस तरीके से करते हैं, और पहले किस तरीके से पहले ये भी बताया जाता है कि मेडिसिन का कोई ऐसा वो नहीं था, आयुर्वेदिक में सारी चीज़ें ऐसी थी, और कई जगह तो ऐसा था बॉडी के कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करके ही काफ़ी चीज़ों का क्योर कर देते थे। तो वो फिजियोथेरेपी उससे कैसे रिलेट करती अभी प्रेशर पॉइंट वाली बात पे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक अलग बात है ये ना, इसका कोई मतलब बहुत साइंटिफिक रिसर्च इसके पे है नहीं, ये लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो ऊपर मैं और बात पे कर दूँगा। देखिए ऐसा है कि जैसे बोला जाता है कि आप जो अपने किचन को जो है एक तरह की फार्मेसी समझो, मतलब कि आप उसमें इतना अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बनाओ कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, एक ये बात बोली जाती है, मतलब कि कंसिडर योर किचन एज ए फार्मेसी। ठीक है, और अगर कुछ हो गया है आपको, और मतलब चाहे वो थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को काम करने का, कि वो उस पर वर्क करे, और हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, वो क्योर हो जाए, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम भी काम करता है अच्छे से। तो रही बात पारंपरिक चिकित्सा की एंड ऑल, तो पारंपरिक चिकित्सा में योगा जो है बहुत यूज़ करते हैं, और न्यूट्रिशियस फूड। तो फूड के बारे में तो हम काफ़ी बात कर ही चुके हैं, लेकिन योगा की अगर हम बात करें तो ये पॉस्चर एंड स्पिरिचुअल सेंस में काफ़ी सही है, कर सकते हैं नो डाउट। अगर हम इसको साइंटिफिक वे में बोलें तो स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, तो ये आपको एक होलिस्टिक वे में कंप्लीट हेल्थ तो देगा ही, नो डाउट, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि अगर आप करेंगे तो कुछ इश्यूज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि एंशिएंट के साथ साथ थोड़ा मॉडर्न साइंस को भी जोड़ें, क्योंकि एंशिएंट में थोड़ा सा जो है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ट्रीटमेंट को नहीं कंसिडर किया जाता। लेकिन अगर आप सब कुछ, क्योंकि बॉडी है तो एक मशीन ही ना, आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही ना, तो उसको चेक एंड कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप कोई बोल रहा है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी पेन हो रहा है, तो उस पर एक डिस्कशन और एक उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई तो करना बनता ही है ना। अगर आप उसको ऐसे छोड़ रहे हैं तो मतलब वो ठीक नहीं है, क्योंकि बिकॉज पेन अगर कहीं भी बॉडी में है तो पेन इज़ इटसेल्फ सेइंग कि कुछ है, उसको रूल आउट करो। आप नहीं कर पा रहे, ये आपके ऊपर है, लेकिन पेन कह रहा है तो कुछ है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई, कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू मॉडर्न साइंस और थ्रू एशियंट साइंस। ओवरऑल गोल इज सेम, टू रिमेन हेल्दी और टू गेट हेल्दी। ये था हमारा सेशन कमल जी के साथ, डॉक्टर कमल जी के साथ, और सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, आज हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, चाहे वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो,
चाहे वो हमारी डेली जो हम पेन से सफ़र हो रहे हैं उससे रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जैसे हमारा एक पर्पस रहता है कि हेल्थ, फाइनेंस और आपके रिलेशनशिप के ऊपर हम आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें, तो मुझे लगता है काफ़ी वैल्यूबल पॉडकास्ट है हमारा आज। उसी के साथ डॉक्टर कमल देहरादून में GMS रोड पे इनका क्लिनिक है। तो अगर आप देहरादून में हैं या नियर बाई देहरादून हैं तो आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में टोटल इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह सारा डाल देंगे, तो आप इनसे पर्सनली कंसल्टेशन एंड अगर कोई थेरेपी वगैरह अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो आप पर्सनली भी सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू। और ऐसी और पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।